बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। दो जगहों से लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ जहाँ पे सुबह लोग निकले और वहाँ पे इक्का दुक्का वाक़यात भी हुए, झड़पें हुई, लड़ाई हुई, काफ़ी डंडे भी चले और बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए। चंद शहादतों की भी इतला है, लेकिन अभी तक चीज़ें कन्फर्म नहीं हो रही। तो काफ़िला रुका नहीं है, बल्कि लोगों ने कंट्रोल कर लिया शहर के ऊपर, सड़कों के ऊपर, और वो आगे बढ़ना शुरू हो गए। एक तो जनाब मीरपुर से बड़े काफ़िले निकले हैं और दूसरा डुडियाल से। ये दो जो है वो बिगनिंग वाले पॉइंट्स हैं, बिल्कुल जहाँ से काम शुरू होता है, डुडियाल और मीरपुर से। ये नक्शा मैं आपके सामने रखता हूँ। ये है जी आज़ाद कश्मीर का नक्शा। ये बिल्कुल बारीक नक्शा है। ये नीचे सबसे अगर आप गौर से देखें तो नीचे बिम्बर का इलाका है, उसके ऊपर मीरपुर का एरिया है। तो ये ढुडियाल है और साथ मीरपुर है। यहां से काफिले निकलते हैं और वो इकट्ठे होने के बाद अब कोटली की तरफ बढ़ रहे हैं। कोटली जो है वो एक बड़ा हसास मकाम है। कोटली को अगर क्रॉस कर लिया इन काफिलों ने तो उसके बाद फिर इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि कोटली से ऊपर जब आप चले जाते हैं, पुलंदरी, रावलाकोट, बाग, तो ये वो लोग यहाँ पे रहते हैं जो बहुत सख्त गिर किस्म के लोग हैं और वो बड़े सख्त लोग हैं। वो जहाद में बिलीव करते हैं और मकबूजा कश्मीर में भी इन लोगों ने बड़ा लंबा अरसा बहुत सारा जहाद लड़ा है। तो यहाँ के लोग जो हैं वो बड़े सख्त तबीयत के हैं और जो हार्ड कोर टीमें हैं जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक़ रखती हैं वो यहीं की हैं, यानी रावलाकोट के और पुलंदरी के लोग हैं। तो कोटली का एक बड़ा चैलेंज है जिसको इस बहुत बड़े इज्तिमा ने क्रॉस करना है। हज़ारों की तादाद में इसमें लोग हैं। कई इलाकों में मारपीट जो है वो रिपोर्ट हुई है अभी तक। और कोटली से कुछ इतलात के मुताबिक 3 और कुछ इतलात के मुताबिक 7 अफराद के जाँ बहक होने की इतला आई। उसके अलावा कोटली से पता चला है कि 5 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए हैं और दर्जनों शहरी जख्मी हुए हैं। जबकि कोटली में जो सरकारी अस्पताल है उस पर रेंजर्स ने अपना कंट्रोल कर लिया है। ये जो अस्पताल पे कंट्रोल करने का एक तरीक़ाकार है, ये इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल से दरियाफ्त हुआ था। जब 26 नवंबर 2024 को गोलियां मारी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, तो उसके बाद लोग वर्कर्स को उठा के अस्पताल की जाने भागे। तो करीबी अस्पताल जो था वो पिम्स अस्पताल था। तो जैसे ही लोग पिम्स अस्पताल पहुंचते गए तो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां खड़ी थीं। वो लोगों को उठा के गाड़ियों में डाल के गिरफ्तार करना शुरू हो गए। तो ये एक तरीक़ाकार रखा गया था पहले गिरफ्तारियों का। तो आज़ाद कश्मीर में भी इसी तरीक़ाकार पे जो कोटली के अंदर अस्पताल है उस पर रेंजर्स ने कंट्रोल किया हुआ है। वहाँ से जो मकामी इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक वीडियोस बहुत मुश्किल से आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी वीडियोस अब मेरे पास मौजूद हैं। पूरा इनबॉक्स भरा हुआ है, बड़े पैमाने पे लोग मैसेजेस कर रहे हैं और वीडियोस भिजवा रहे हैं। कोई ना कोई बंदोबस्त उन्होंने कर रखा है कि इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो बरतानिया में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में इन्फॉर्मेशन पहुंचे उससे पहले बरतानिया में इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। और रीज़न उसका ये है कि बरतानिया में बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज़ कश्मीरी रहते हैं। तो ये जुड़े हुए हैं अपने घर वालों के साथ और जहाँ जहाँ पे इनके पास फैसिलिटी है ये वहाँ से वीडियोज़ आ रही हैं कि जनाब इस इलाके में अब ये हो रहा है। अमली तौर पे जो आज़ाद कश्मीर है वो वहाँ लॉकडाउन है, यानी वो बंद है। हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि बाजार बंद ना हो, इलाके बंद ना हो, लेकिन हू का आलम है। बहुत सारे इलाकों में, कुछ एरियाज में कुछ दुकानें खुली भी हैं, लेकिन ज़्यादातर कश्मीर जो है वो लॉकडाउन के ज़ेर असर है। और जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसे कलअदम करार दे दिया गया, उस कमेटी की कोशिशों से उन्होंने कश्मीर को बंद किया हुआ है। जो काफिला चला है उसे क्या चीज़ें मैसर आई वो भी मैं आपको बताया। तो लोगों ने अपने घरों से खाना खिलाया। ये बड़ी हैरत की बात है कि लोग किस तरह से इस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत हैरान कुन है। लोगों ने अपने घरों से खाना खिलाया कश्मीरियों को जो निकले हैं एहतजाज करने के लिए, और रास्ते में सबीलें लगी हुई हैं पानी की। कुछ बेकरियां जो हैं वो खुली थी, वहाँ से लोगों को खाने पीने की चीज़ें दी गई। तो दवाइयों के अलावा, बेकरियों के अलावा, दूध की दुकानों के अलावा या मेडिकल स्टोर्स के अलावा, इन चीज़ों के अलावा बाकी तमाम चीज़ें बंद हैं। और ख़ास तौर पे जहाँ से ये काफ़िला गुजरा है वहाँ पे तो मुकम्मल तौर पे पहिया जाम हड़ताल और बंदिश है हर चीज़ की। सिर्फ वही लोग चल रहे हैं जो काफ़िले के अंदर शामिल हैं। यहाँ पे एक पुल है जिसका इफ्तिताह नहीं हो रहा था बड़े लंबे अरसे से, और बड़े लंबे अरसे से इसके ऊपर जो है वो एक कंट्रोवर्सी भी थी। 20-25 साल हो गए। तो मुजाहिरीन ने ये उठाया। हरियाम पुल जो है इसका इफ्तिताह भी कर दिया जाते जाते, और ये पुल को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त ये काफिला कहाँ पे है? जो बड़ा काफिला है वो इस वक्त मौजूद है कोटली के दरवाजे पे, यानी यहाँ पे एक पावर प्लांट है उसके करीब से गुजर के ये पहुंच गए हैं, बिल्कुल कोटली में दाखिल होने वाले हैं। अगर ये कोटली में दाखिल होते हैं और कोटली के लोग इनके साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि कोटली में सुबह से लड़ाई चल रही है
और वहाँ पे काफ़ी एहतजाज हो रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो एहतजाज करने के लिए बड़ा काफिला आ रहा है उनका इस्तकबाल करना था, उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त करना है, उनको ठहराने का भी बंदोबस्त करना है, और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेंगे कोटली से पुलंदरी की जानिब, और पुलंदरी से फिर ये जाएंगे रावला कोट, और रावला कोट से फिर बाग की तरफ जाएंगे, और बाग से आगे इनकी मंजिल है मुजफ्फराबाद। तो जितनी रुकावटें हैं उनको देखते हुए ये लगता है कि इनको 2-3 दिन शायद ये सफ़र पूरा करने में लग जाए, या हो सकता है इससे पहले इनको डिस्पर्स होना पड़ जाए, या हो सकता है कि इससे ज़्यादा टाइम इन्हें लग जाए, कुछ भी हो सकता है, या किसी जगह पे ये बैठ जाएं। लेकिन अभी फिलहाल ये कोटली के दरवाजे पे है, बहुत बड़ा काफिला। पुलंदरी में लड़ाई हुई है, वहाँ पे मकबूल बट चौक है जो बड़ा मशहूर चौक है वहाँ का। मकबूल बट जिसे भारत भी एक दहशतगर्द समझता था और पाकिस्तान की एजेंसियां भी उनके साथ बहुत जुल्म करती रही हैं, मकबूल बट एक बड़ा हीरो है, एक बहुत बड़ा नाम है, उसके ऊपर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है, पूरा वीलॉग किया जा सकता है, बहुत सारे वीलॉग्स किए जा सकते हैं। तो मकबूल बट चौक है एक पुलंदरी में, मकबूल बट चौक में लड़ाई चल रही थी, और इस वक्त जो ताज़ा मनाजिर आए शाम के वक्त, उनके मुताबिक मकबूल बट चौक में भी मुजाहिरीन का कंट्रोल है, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस का कंट्रोल नहीं है। तो कुल मिला के सूरत हाल ये है कि काफिला निकला, बड़े पैमाने पर लोग निकलकर पहुंच गए कोटली के करीब। कोटली में और पुलंदरी में लड़ाई चल रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की अवाम के साथ, और रावला कोट में भी अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ झड़पें जारी हैं। कई जगहों पे लोग जुलूस निकाल रहे हैं, छोटी छोटी रैलियों की तादाद में, छोटे छोटे, यानी कहीं पे 200, कहीं पे 500, कहीं पे 800, इस तरह लोग निकल रहे हैं, और निकल के वो अपनी एग्जिस्टेंस शो कर रहे हैं, अपने लोगों को गरमा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये मेन काफिला अगर पहुंच जाता है और वो गुजर जाता है कोटली के अंदर से, तो कोटली से बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल हो सकते हैं। फिर उसके बाद पुलंदरी का इलाका है, ये पहले से ही एक मैदान जंग बना रहा, और यहाँ पे लोगों ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। कोटली में सुबह से अब तक शहादतें भी रिपोर्ट हुई हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं। दूसरी तरफ हुकूमत बहुत अजीबोगरीब काम कर रही है। एक तरफ जो फैसल राठौर है वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के, एक तरह से वो कठपुतली वजीर आजम है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो इंटरव्यूज के अंदर बार बार एक बात कर रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम बैठना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बैठ के मसाइल का हल निकले, सीटों का कोई मसला नहीं है, मुहाजिरीन की सीटें इंसानी जानों से ज़्यादा कीमती नहीं है, ये बातें वो कर रहे हैं एक तरफ। लेकिन वो मुज़ाकरात करना किन के साथ चाहते हैं? क्या वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं उन लोगों के साथ जिनके नाम उन्होंने 1-1 करोड़ रुपया हर एक के सर के ऊपर इनाम रख दिया? ये 4 लोग हैं, इनके सरों के ऊपर इनाम रख दिया गया। शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान, ये 4 मेन लोगों में से एक हैं। यानी और भी बहुत सारे लोग हैं, और ये ऐसा नहीं है कि अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी इन 4 लोगों की मोहताज है। वहां पे जो भी शामिल होता है वो खुद ही लीडर बन जाता है, और ये लोगों की कमेटी है, ये लोगों की कमेटी है, यानी आम अवाम ने ये कमेटी बनाई हुई है। ये ऐसा नहीं है कि चंद लोगों ने मिलकर अवाम को इकट्ठा करके बेवकूफ बनाया हुआ, ये वो चक्कर ही नहीं है। ये जो अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी है ना, इसका रिवर्स किस्म का फॉर्मूला है। ये ऊपर से नीचे की तरफ ताकत नहीं जा रही, नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। आप अगर ये 4 बंदे पकड़ लें जिन पे 1-1 करोड़ रुपए का आपने इनाम रखा हुआ है इनके सरों पे, तो क्या इसके बाद एहतजाज खत्म हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि इससे खत्म होगा। एहतजाज खत्म होगा बातचीत के जरिए से, या ताकत के बहुत अंधे इस्तेमाल के जरिए से, कि आप बहुत सारे लोग मार दें, बहुत तबाही फैला दें, आप एक ऐसी नफरत का बीज बो दें जो तनावर दरख्त बनेगा ही बनेगा। ये जो आज आप फसल बोएंगे ये आपको कल काटनी पड़ेगी। आप जो मर्जी कर ले, आने वाली नस्ल आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि लोगों पे गोली चलाना बहुत आसान है। एक ट्रिगर आपने दबाना है, गोली चल गई, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है नस्लों को, और वो कीमत चुकाना बहुत मुश्किल है। ये कोई भी फोर्सेस जितनी मर्जी ताकतवर हो, कोई रियासत कितनी भी ताकतवर हो, वो इसकी कीमत नहीं चुका सकती। गोली से आप नफरत बो देते हैं और फिर आपको एक नफरत की पूरी फसल काटनी पड़ती है, वो कई गुना ताकत के साथ वापस आता है। बहरहाल ताकत का अंधा इस्तेमाल जारी है। एक तरफ तो जनाब वो कह रहे हैं जी हमने मुज़ाकरात करने इन लोगों के साथ, और दूसरी तरफ इन लोगों के नाम जो हैं वो कलदम तंजीम बना के इनकी गिरफ्तारियों और इनके छापों के लिए बाकायदा जो मुखबरी करेगा उसके लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम भी मुकर्रर कर दिया कि इनमें से कोई एक बंदा पकड़वाएं और 1 करोड़ रुपया आप ले लें। यानी आप गद्दारी करें अपने लोगों के साथ, अंदर से को बंदा वो बताए जनाब ये यहां बैठा हुआ है, वहां पे आगे पकड़ें, उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाए। किसी को 1 करोड़ नहीं मिलना। ये आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी बंदे को इनाम की रकम मिली हो। वो अमेरिका ने अटैक किया था ना वेनेजुएला के ऊपर, तो उसने बहुत इनाम रखा हुआ था उसके सर पे मादुरो के। तो जिन लोगों ने कहा था कि ये इनाम हमें मिले, अमेरिका ने कोई नहीं दिया इनाम। इधर अमेरिका इनाम नहीं देता तो पाकिस्तान इनाम देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर फैसल राठौर साहब वाकई चाहते हैं कि उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, तो वो ये कलदम का ठप्पा हटाएं,
ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों के साथ बैठ के बातचीत करें, उनके सर के ऊपर जो इनामात रखे गए हैं ये सिलसिला रोकें। और बड़ी अजीबोगरीब खबरें पाकिस्तान की मीडिया पे चलवाई जा रही हैं। सबसे पहले तो एक बंदा है, और ये बंदा आप देख लें, इसको आप याद रखिएगा कि सबसे पहले जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को छोड़ने का ऐलान किया वो फैसल गिलानी ने किया है। स्टैब्लिशमेंट का दबाव होगा और पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पे ट्रांसमिशनें चला दी गई, जनाब इस बंदे ने अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी छोड़ दिया। लगे इसकी कोई हैसियत नहीं थी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के अंदर। मैंने जो लोगों से पूछा उन्होंने कहा जी हम तो इसको जानते भी नहीं ज्यादा। बहरहाल वो छोड़ते हुए कहता है जी मासूम शहरियों के खून से होली खेली जा रही है, मैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से खुद को अलग करता हूं और उसको छोड़ने का मैं ऐलान करता हूं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी छुड़वाई लोगों से, इसी तरह तहरीक लब्बैक भी छुड़वाई लोगों से। अब खबरें चलाई जा रही हैं कि जनाब इनके ताल्लुकात साबित हो गए हैं भारत के साथ, यानी फितनतुल खवारिज के साथ और भारत के साथ कलदम एक्शन कमेटी का गठजोड़ साबित हो चुका है। इस किस्म की खबरें चलाई जा रही हैं और पुराना स्क्रिप्ट है बहुत, यानी तहरीक लब्बैक वालों के घर से भी इंडियन करेंसी मिल गई थी, यहां पे शौकत नवाज मीर के घर से भी इंडियन करेंसी मिल गई है, आपको पीटीआई वालों के घर से भी मिल जाती है, आपको तालिबान के घर से भी इंडियन करेंसी मिल जाती है। ये इंडियन करेंसी बड़ी चालाक है। एमक्यूएम के ऊपर एक्शन हो तो वहां से इंडियन करेंसी मिल जाती है, तहरीक लब्बैक के ऊपर एक्शन हो तो वहां से इंडियन करेंसी मिल जाती है। जिस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जब भी कभी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हाथ डालती है तो एजेंसियों को उनके लोगों के घरों से इंडियन करेंसी मिल जाती है। ये बड़ी चालाक करेंसी है, ये फौरी तौर पे वहां पहुंच जाती है जहां पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का किसी के साथ भी झगड़ा होता है। इंडियन सिम कार्ड भी मिल जाते हैं वहां से, वहां पोस्टर बैनर भी मिल जाते हैं, यानी उन्होंने सजा के रखे हुए होते हैं इंडियन बैनर, इंडियन पोस्टर, इंडियन फौजियों के खत, इंडियन राह का जो है वो सारा डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज के, आपका ओहदा क्या, आपका काम क्या, आपको पैसे कितने मिले, उनके पैसे, सारा कुछ सजा के रखा हुआ होता है अपने घर के अंदर उस बंदे ने जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाता है। और बाद में जाके छापा मारा जाता है और इंकशाफ होता है कि वो ये तो राह का एजेंट निकल आया। तो जनाब राह के 5 एजेंट भी आईएसआई ने पकड़े, खबर ये भी दी गई। ये जरा खबर देखें आप, एक्सप्रेस न्यूज पे छपी है। छपी क्या है, छुपवा देते हैं। वो कह रहे हैं जी फितनतुल खवारिज भारत और कलदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब हो गया, होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए और जनाब राह के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के कलदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजर आम पर आ गए। जनाब राह के बंदे पकड़े गए, राह के जो बंदे हैं वो 5 बंदे, उनका पता चल गया कि ये राह के हैं, आईएसआई ने कार्रवाई की और जनाब यही बंदे जो राह के साथ ताल्लुकात रखते हैं, यही बंदे अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के भी मेंबर हैं। ये जनाब अब इस किस्म की खबरें चलवाई जा रही हैं। तो ये पुराना स्क्रिप्ट है, पुरानी खबरें हैं, कोई नई चीज इनमें नहीं है, ये हमेशा से यही होता रहा है। तो जब आपने मुज़ाकरात करने हो तो फिर आपको कम से कम दिल बड़ा करना पड़ेगा, उन लोगों को मौका देना पड़ेगा कि वो आकर बैठते आपसे बात करें। जो वजीर आजम है आज़ाद कश्मीर का, वो इस्लामाबाद से वापस कश्मीर जाने के लिए तैयार नहीं है, वो इस्लामाबाद में बैठे हैं, वो कश्मीर जा ही नहीं रहे। और जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं वो छुपते फिर रहे हैं कि उनके ऊपर पुलिस और रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस छापे मार रही हैं, वो उनके खून के प्यासे हो गए, उन पे गोलियां भी चलाई गई हैं, वहां लोग भी शहीद हो रहे हैं। तो मुज़ाकरात कौन करेगा, किसके साथ करेगा, कहां पे बैठेंगे? ये सिर्फ मुज़ाकरात की बात करके फेस सेविंग ले रहे हैं ताकि कल कलां को ये कहें जनाब मैं तो बातचीत करने का हामी था, देखिए हमने बातचीत के जरिए मसला हल कर दिया। हालांकि बातचीत के तमाम दरवाजे इन लोगों ने बंद कर दिए। कल तलत हुसैन का प्रोग्राम चल रहा था, एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पे चलते प्रोग्राम के अंदर मैसेज भिजवा के तलत हुसैन को बताया कि जनाब हमने नहीं ये कबूल करना, ये जो आप वजीर आजम कह रहा है ये बकवास करता है, ये हम नहीं मानते इसको। यानी सादी बात तो यही है ना, वजीर आजम वहां पे कोई और बात कर रहा था, तलत हुसैन को मैसेज आ जाता है एस्टेब्लिशमेंट का और उसको बताया जाता है जनाब हम नहीं ये मानते, ये जो भी कहता रहे बेशक। तलत हुसैन ने पढ़ के वो मैसेज सुना दिया वजीर आजम को और वजीर आजम कहता है नहीं जी ठीक है, वो भी अपना पैंतरा बदल गया फौरी तौर पर। ये नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर मीडिया जर्नलिज्म कर रहा है, सियासतदान सियासत कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फैसले कर रही है। आईजी ने नाज़रीन एक बड़ी अजीबोगरीब तकरीर कर दी वहां पे सियासतदानों वाली। बल्कि मैं अभी देख रहा था कि ईरान ने जंग लड़ी अमेरिका के साथ, किसी अमरीकी या ईरानी जर्नैल ने भी ऐसी तकरीर नहीं की, किसी इसराइली जर्नैल ने भी ऐसी तकरीर नहीं की, पूरे मिडल ईस्ट के अंदर किसी जर्नैल ने या किसी फौजी ने या किसी सियासतदान ने ऐसी शानदार तकरीर नहीं की, या पाकिस्तान के जर्नैलों ने कभी इंडिया के साथ लड़ाई में ऐसी तकरीर नहीं की, ना कभी इंडियन जर्नैलों ने ऐसी तकरीर की है जैसी तकरीर कर दी आईजी कश्मीर ने। ये आईजी कश्मीर वही आदमी है जिसने कहा था 1000 बंदा मारूंगा तो अमन आ जाएगा। अब ये कश्मीर पहुंचा हुआ है, ऐसे ज़हनी मरीज को तो सवाल ही पैदा नहीं होता कभी कोई सिविल सर्विस के अंदर रखे भी, लेकिन आसिम मुनीर साहब के दौर में इसको आईजी बनाकर कश्मीर में भेज दिया गया। वो अपनी कार्रवाई डाल रहा है, बंदे मर रहे हैं वहां पे, सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग भी मर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सिविलियंस हैं वो भी मर रहे हैं।
तो लोगों की जान जा रही है, इनका क्या जा रहा है? वो सीने पे हाथ मार मार के ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो वहां धमकियां मेज किस्म की बातें कर रहा है। और ये आईजी को क्या जेब देता है? अब चाहे इस्लामाबाद का आईजी हो, चाहे कश्मीर का आईजी हो, ये जिस तरीके से सीना ठोक रहे हैं अवाम के सामने, क्या ये अवाम का सामना भी कर सकते हैं? जो अवाम अपने टैक्स के जरिए से आपको तनख्वाह देते हैं, आपको पालते हैं, आप उनके खिलाफ ऐसा रद्देमल कैसे दे सकते हैं? जब भी आप अवाम के पुरअमन एहतजाज के ऊपर जाके अटैक करेंगे, क्रैकडाउन करेंगे, तो लोग आगे से रिएक्ट करेंगे। अब जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जो शहीद हुए पुलिस वाले वो हमारे भाई हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी हमारे अपने बच्चे हैं, वो कौम के बच्चे हैं। लेकिन कौम के बच्चों को लड़ाने वालों के खिलाफ बोलना, अगर इतनी जरूरत है तो, अगर इतना हौसला है तो बात कर और ये कह कि कौम के बच्चों को लड़ाने वाले जो हैं वो कौम के मुजरिम हैं, जिन्होंने लाकर सिविलियंस को और फोर्सेस को आमने सामने खड़ा कर दिया। वो तकरीर ऐसे कर रहा है जैसे वो मकबूजा कश्मीर में जा रहा है, मकबूजा कश्मीर फतह करने के लिए। ओ भाई, ये कश्मीर है, आजाद कश्मीर है, ये अपने लोग हैं, इनको ऐसे नहीं मारना। जितना गुस्सा और जितने जज्बात तुम दिखा रहे हो, अगर इतने जज्बात दूसरी तरफ से भी दिखाए गए, ये तो बहुत बड़ा तसादुम हो जाएगा। तो ये जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। और ये ऐसे बेवकूफ लोग सिर्फ अपनी जाती तशहीर के लिए और अपनी जाती वाहवाह के लिए और गुड बुक्स में आने के लिए, बड़े बड़े ताकतवर लोगों की या एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में रहने के लिए वो इस तरह के ब्लंडर करते हैं, और कीमत इन ब्लंडर्स की बाद में कौम अदा करती है। अहमद फरहाद साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से एलैबोरेट किया कि ये अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी का जो एक लॉन्ग मार्च निकला है, इसके मकासद क्या है, और ये बार बार वो कमेटी बता चुकी है, और उन्होंने बाकायदा इसको लिख कर भी बताया, बोल कर भी बताया। मैं आपके सामने नंबर 1, उन्होंने कहा जी ये तहरीक है ना, ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। नंबर 2, किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। नंबर 3, किसी कौम के खिलाफ नहीं है। नंबर 4, ये बुनियादी अवामी हुकूक की तहरीक है। नंबर 5, अशराफिया की मुराद के खिलाफ है। नंबर 6, सियासी इंजीनियरिंग के खिलाफ है कि 12 सीटों से जो सियासी इंजीनियरिंग की जाती है और पूरे निजाम को कंट्रोल करके एक सरकारी ऑफिसर या एक फौजी ऑफिसर वो पूरा का पूरा कश्मीर का खित्ता चला रहा होता है, तो ये नामुनासिब है, वो ये कहते हैं। सियासी इंजीनियरिंग के खिलाफ है, गैर कानूनी और गैर मंतकी नशिस्तों के खिलाफ है, सेहत की नाकस सहूलियात के खिलाफ है, नाकस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ है, कई अशरों की महरूमियों के खिलाफ है। ये जनाब वो तहरीक है, और इसको उठाकर इंडिया के साथ, मुझे बताएं, ये सारे काम इंडियन राह चाहती है कि पाकिस्तान में ये सारे काम हो, या भारतीय खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में ये काम करना चाहती है? पाकिस्तानी एजेंसियां क्या कर रही हैं वो देख लिया पाकिस्तानी टीवी के ऊपर। आज इमरान खान की फिर मुलाकात नहीं हुई, इमरान खान से मुलाकात मुकम्मल तौर पर बंद है। उनकी बहनें, आज मंगल का दिन था, वो फिर गए मिलने के लिए, उन्होंने मुलाकात करने नहीं दी। एक तरफ उन्होंने नेशनल लेवल के सबसे बड़े लीडर की मुलाकातें बंद की हुई हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल के ऊपर इमरान खान का नाम लेना मना है। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा से नाराज अरकान का एक टोला बनाया गया है, वो अब इंटरव्यूज दे रहे हैं और वो इमरान खान का तस्करा कर रहे हैं, इमरान खान की रिहाई मांग रहे हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक का लायामल मांग रहे हैं, और वो सारा कुछ पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल पे चल रहा है। जरा अपने आप से पूछिए आप एक दफा कि जिस आदमी का नाम पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल्स पे नहीं लिया जा सकता, उसकी रिहाई की तहरीक चलाने का मुतालबा पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल्स पे चल रहा है, और कुछ नाराज अरकान सो कॉल्ड वो मुतालबा कर रहे हैं और वो टीवी पे चल रहे हैं। पहले तो पूछो तुमने कौन सी कुर्बानी दी है भाई इमरान खान को बाहर निकालने के लिए? मुझे सुहेल अफरीदी से कोई हमदर्दी नहीं है, वो जो कर सकता था उसने नहीं किया। सुहेल अफरीदी के पास बहुत बड़ा मौका था, अभी भी है, लेकिन सुहेल अफरीदी ने मौके से फायदा नहीं उठाया। उसने नौजवानों को इकट्ठा नहीं किया जो वो कर सकता था, कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो नाराज अरकान है, जिस तरीके से इनको पाकिस्तान का नेशनल टीवी चला रहा है और इमरान खान की रिहाई के मुतालबात भी नेशनल टीवी पे चला रहा है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। इसके पीछे फिर एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे कुछ नहीं चलता।